अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबिया बुखारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बाद की सूरत हाल अब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया और इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक एलामिया सामने आया। उसमें कहा गया कि वफाकी वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म के बयानात पर अफसोस हुआ। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कल एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं और पीडीएम जमातों की जानिब से असम्बली इजलास का बाइकॉट भी कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में तब्दीली का इंदिया दे दिया है और इसके साथ ही ये एक नई खबर डेवलपमेंट जो हुई है हुकूमत की जानिब से वो ये कि सादिक संजरानी को ही दोबारा से चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। इस तमाम बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर ये तमाम जो डेवलपमेंट हो रही है इसके हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीटीआई रिजवाना गजनफर साहिबा और हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पार्टी एडवोकेट भी हैं राना जमील मंज और हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जा जावेद मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं। आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवाना गजनफर साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये जो एतमाद का वोट लेने का फैसला किया गया है, ये क्या वज़ीर-ए-आज़म किसी प्रेशर में आ गए हैं? एकदम से ये फैसला सामने आया, क्या उनको लगता है कि वो एतमाद खो चुके हैं इसलिए इतनी जल्दी में ये एतमाद के वोट लेने का फैसला कर लिया गया? देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं या कुछ है। उनको आज भी जो एतमाद का वोट लिया उन्होंने खुद ही इनिशिएटिव लिया कि वो खुद असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे और वो शख्सियत है कि जिसको ना तो किसी चीज का खौफ है और ना डर है, क्योंकि वो उसने ना तो जाके कहीं वो पैसा यहाँ से कमाना है या बाहर जाके अपनी जायदादें नहीं बनानी है। वो जिस मकसद के लिए आए थे, इस सिस्टम को ठीक करने आए थे या जो भी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एतमाद का वोट दूंगा, अगर नहीं होता है तो मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिजवाना गजनफर साहिबा, जिस तरह से ऑपोजिशन जमातें कह रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अपना एतमाद खो चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से फौरी तौर पर यह फैसला सामने आया कि वो एतमाद का वोट लेंगे, इससे तो ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म प्रेशर में आ गए हैं और वो समझते हैं कि ठीक है, मैं जाके एतमाद का वोट ले लेता हूँ। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पीडीएम के बयानिए से, तो फिर इस एतमाद के, अगर आपको पीडीएम के बयानिए से कोई फर्क पड़ता नहीं है तो फिर इस एतमाद के वोट की भी कोई जरूरत तो नहीं है। देखिए, बात ये आ जाती है कि पहले इन्होंने ये बात की थी कि एतमाद के वोट लें, लेकिन ये इतने अच्छे से जिस तरह से ये सिलसिले चल रहे हैं तो उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एतमाद का वोट लेता हूँ। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रेशर की बात है या कुछ है। अगर प्रेशर होता तो मेरा ख्याल है वो ये इसके ऊपर ना जाते। और एक सीट अगर हमने बाकी सेनेट की सीटों में से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो एक्सपेक्टेड सीटें थी हमने सारी सीटें विन की हैं और ये सीट जो विन हुई है इसने तो सबके मुंह पे कालक मली है। स्पेशली पीपल्स पार्टी ने तो अपने मुंह पर एक और कालक मली है कि जिस तरह से रात भर वीडियो चली कि वो जैसे कहते हैं ना कि बाप उम्मीदवार तो बेटा खरीदार, तो वो जिस तरह से हैदर गिलानी जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से वोट करना है, वोट आपने कैसे जाया करना है, वोट को अगर डालना है तो फोल्ड करके डालना है ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ जी, जो हमने पैसे दिए थे वो जाया नहीं गए। शर्म की बात तो इन लोगों के लिए है जिस तरह से जो भी हुआ। तो वो तो अगर आप बात कर रही हैं कि जी एतमाद का वोट है तो ठीक है, वो भी हम लेके दिखा देते हैं। आप बताओ कि किधर आप जाओगे, ठीक है ना? आप अपने हरबे इस्तेमाल कर लें। देखें, इन्होंने जो सारे 35-40 सालों से ये जिस तरह की टैक्टिक्स करते आए हैं, तो ये तो इनको तो आदत ही इस तरह की हरकतें करने की हो गई है। ये करप्ट माफिया है। अब आज देख लेना, हंसी आती है कि दोनों एक साथ बैठे होते हैं। वो काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी के लिए ही जाते थे और जिस तरह से जो बातें की जाती थी, ठीक है रिजवाना गजनफर साहिबा, ठीक है, आपको पॉइंट। शर्मिंदगी होती है कि किस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब जो आ रहे थे टीवी पे कि जी वो जीत गए हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसी जीत के ऊपर कि जिसने ना सिर्फ पार्टी का ठीक है, आप ये भी बता दीजिए कि अगर शर्मिंदा किया, मतलब ये ठीक है मिर्जा जावेद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मिर्जा जावेद साहब, जी पीडीएम जमातों ने एक मिनट मिर्जा जावेद साहब, पहले सवाल ले लीजिए। मैं
मैं बात करता हूँ। मोहतरमा रिजवाना साहब की मेरा ख्याल याददाश्त बहुत कमजोर है। ये पिछले दिनों जब नो कॉन्फिडेंस हुआ था संजरानी साहब के खिलाफ, और जब इनको ये वोट मिले थे वो उस वक्त बहुत पवित्र थे। वो कैसे इनको वोट मिल गए? वो बड़े बाज़मीर लोग थे, और मैं समझता हूँ कि डूब के मर जाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो कह रहे हैं कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा। मेरी बात सुने, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। पहले में हमारे लोग पहले मेरी बात मोहतरमा, हमने आपकी बात बहुत बड़े ध्यान से सुनी है। आपका पॉइंट आगे, अब दूसरे मेहमानों को भी बात करने दीजिए जी। मेरी बात सुनेंगे आप, मेरी बात सुने मोहतरमा। बात ये है कि अब जिन लोगों को एक दिन पहले वजीर आजम साहब कह रहे थे वो मुर्दा जमीर हैं, बेजमीर 20-25 लोग थे, कल उन्हीं 20-25 लोग मुर्दा जमीरों से ये वोट लेंगे। मैं समझता हूँ कि इनका जमीर उनसे ज्यादा मुर्दा हो गया हुआ है। उनके वोट से ये वजीर आजम फिर दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। ठीक है राना जमील मान साहब जी, राना जमील मान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से ऑपोजिशन कह रही है कि वजीर आजम एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, लेकिन वो सही प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक पूरा तरीकाकार होता है एतमाद का वोट लेने का, आईनी तरीकाकार को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसका प्रॉपर आईनी प्रोसीजर क्या होगा अगर वजीर आजम एतमाद का वोट लेना चाहते हैं। देखिए ये तो उसके अगर तो सदर कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, ये आईनी तरीका है इनको। मैं वही कह रहा हूँ ना, सदर साहब को ये महसूस हुआ है कि वजीर आजम साहब असेंबली का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए उनको दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तो ये तो इनकी शिकस्त तो पहले हो चुकी है, तो ये अब किस चीज की लेकिन अगर सदर ये नहीं समझते कि वजीर आजम को मतलब अगर सदर ये समझे कि वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना चाहिए तो ये तो एक अलग बात होगी। अगर वजीर आजम खुद फैसला करें कि मुझे एतमाद का वोट लेना, फिर इसके अंदर सदर की तो कोई उसको नहीं फॉलो करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यही तो इनकी बौखलाहट है। ये तो इतने परेशान हो गए। हमने तो अभी तक इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव ही नहीं की, उससे पहले ही ये हथियार फेंक चुके हैं और ये मान चुके हैं अपनी हार, और दोबारा कौम को सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास हम दोबारा जीत रहे हैं, फलां जीत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को ये मेरे कह रहे थे दोबारा उन्हीं से वोट लेंगे। ठीक है हमारे ठीक है मिर्जा जावेद साहब, जिस तरह से ऑपोजिशन जमातें कह रही हैं कि वजीर आजम एतमाद खो चुके हैं, आप लोग कहते हैं कि इनके बहुत से अरकान जो हैं, इनके साथी हमसे राबते में हैं, अब वजीर आजम एतमाद का वोट लेने की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोगों ने बाइकआउट ही कर दिया। आप लोग अब क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? आप लोग जाएं वजीर आजम को निकालें वहां से। अगर वजीर आजम अपना अवाम से भी इतमाद खो चुके हैं और असेंबलियों से भी अपना इतमाद खो चुके हैं, तो फिर आप लोगों ने बाइकआउट क्यों कर दिया? मेरी बात सुने, बाइकआउट तो हमें करना चाहिए था, बाइकआउट तो हमें करना चाहिए था कि इन्हें कम से कम वजीर आजम को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। अगर वजीर आजम में थोड़ी सी शर्म और हया है ना, इसे सोचना चाहिए कि जब गिलानी साहब जीते हैं तो इतमाद किस चीज का? इतमाद तो अपना खत्म कर चुके हैं, जीते उससे इतमाद तो अपना खत्म कर चुके हैं। तो अब जिन लोगों को ये कहता है ये इन्होंने हराम खाया है, इन्होंने रिश्वत ली है, सुबह इमरान खान नियाजी साहब किस मुंह से उनसे बात करेगा? क्या इनकी देखें, इन्हें शेख रशीद को क्या कहता था, मैं इसे चपरासी नहीं रखूंगा, आज शेख रशीद की मिनटें कर रहे हैं। इन्होंने पहले तो अवाम को, पूरी कौम को इन्होंने बकारी बना दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वजीर आजम असेंबलियों से भी एतमाद खो चुके हैं। मिर्जा जावेद साहब, अगर वजीर आजम मेरी बात सुन ले, मेरी बात ठीक है, आप मेरा सवाल सुन लें, क्योंकि आपने ये कहा है मिर्जा जावेद साहब, आपने ये कहा है कि वजीर आजम असेंबलियों से भी एतमाद खो चुके हैं। अगर वजीर आजम ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया तो फिर आपका क्या बयानिया होगा? मेरी बात सुने मैडम, मेरी बात सुने। वजीर आजम, हम तो सोच रहे थे ये तकरीर कर रहा है कि शायद इसमें थोड़ी सी शर्म होगी और ये इस्तीफा देगा और कौम से माफी मांगकर घर चला जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी चीज सामने आई नहीं है कि जो शर्मनाक की कुछ चीज हो कि कौन से ये माफी मांगता है कि मैंने घी में, आटे में, चीनी में, बिजली में, गैस में, किस चीज को वहां पर इन्होंने डाका नहीं डाला, और इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को नवाजा है। और असेंबली में चंद लोग ऐसे रखे हुए हैं जो सिर्फ टीवी पे बात करते हैं।
ये सब झूठ सुनने के लिए नहीं है। अब कौम को सबकबाज दिखाने की जरूरत नहीं है, अब कौम जाग चुकी है। अगर इनमें हिम्मत है तो इलेक्शनों में आए ना। इमरान खान नियाजी का मजा तब था, सुबह ऐलान करता कि मैं असेंबलियां खत्म कर रहा हूँ और मैं दोबारा इलेक्शन में आ रहा हूँ। नहीं तो सोचते कि अवाम का इत्मीनान है। नहीं तो अगर वजीर आजम ने इत्मीनान का वोट हासिल कर लिया तो फिर वो ये क्या कर लिया, अपने गुलामों से कर लिया, जिन्होंने गुलाम बना चुके हैं ये जो है ना। मगर आप तो कहते कि इनके बंदे ही टूट गए हैं, इनके बंदे हमसे राबते में हैं। बाग अमीर लोग इन्हें सुबह वोट नहीं देंगे। देखिए अपने इत्मीनान खो चुके हैं। बात सुनिएगा, मेरी बात सुने मैंने आपकी बात सुनी है, आपको मौका मिलेगा। मेरी बात सुने। आपने जो चीनी चोर आटा चोर आज आपने तमाम को दिखा, आपने देखा 85 किलो आपने आटा कर दिया है। ठीक है ठीक है रज़वाना गजनफर साहिबा, अपनी बारी पे अगर आप जवाब देंगी तो आपकी बात मुझे समझ भी आएगी। इस तरह से किसी की भी बात समझ में नहीं आ पा रही है। हार चोर उसके अलावा निकाले गए सुप्रीम कोर्ट से। मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, पाकिस्तान से वापस आना था, लेटर नहीं दिया, क्योंकि आपने क्या किया और आप की बात करते हैं ऐसे पेशेवर लोग। आपको शर्म है? आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी पार्टी को जहाँ अगर मेरी पार्टी में ऐसा होता ना तो मैं भी ठीक है। मिर्जा जावेद साहब, मिर्जा जावेद साहब, एक एक करके आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे समझ आएगी। आप दोनों मेहमानों में से किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही। रज़वाना गजनफर साहिबा, अपनी बारी पे आप जवाब दीजिए। तो मुझे बोलने का दे, नहीं मैं बीच में बोलूंगी। ये क्या बात है? ठीक है, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। आप अपनी बारी पे जवाब दें तो फिर ही समझ आ पाएगी, आपका पॉइंट भी तभी क्लियर हो पाएगा। रज़वाना साहिबा, आप पहले सवाल भी सुन लीजिए। आपकी पार्टी तो ये कहती थी कि हम इदारों में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, जो भी इदारे फैसले देंगे हम उनको मानेंगे। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप लोग ही सवालात उठा रहे। 2.5 साल आपकी हुकूमत को हो गए, अगर आप लोग रिफॉर्म्स नहीं कर सकते तो शट डाउन कर जाए। कैसे गुफ्तगू कर रहा है जी? आज अगर जो फैसले हो रहे हैं इनके हक में जा रहे हैं, हम रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेके आए? आप भी ज़िमनी इलेक्शन में आपने देखा कि जहाँ जहाँ भी हुए ये जीते, हमने उसके ऊपर इलेक्शन की बात करें। इलेक्शन में आपने देखा रोने पिटते रहते हैं, सारी जगह जीते। रिफॉर्म्स को हम बिल्कुल लाए हैं। उसमें ये इनके हालात में वो जो जजेस को फोन जाते थे और जिस तरह से यहाँ पे आप भूल गई है क्या कि जिस तरह से छांगा मांगा कल्चर की इन्होंने बुनियाद डाली, पार्लियामेंट की बोलियां लगाई जाती थी, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को BMW का तोहफा। इनकी कहानी में शुरू करूंगी ना तो ये सारी कौम को पता है कि ये जिस तरह की जमात को पता है। इमरान खान नियाजी साहब ने जो ये मोहम्मद से दाए ना, हमें तो ये चोर कहते थे, ये जो मोहम्मद से दाए हमने देख लिया मोहम्मद से दोनों क्या काम किया है। अगर नवाज शरीफ साहब ने कुछ काम किए उन्होंने उन्होंने मोटरवेज बनाई है। मेरी बात सुने जी, आपके राना जमील मान साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वज़ीर आज़म और ठीक है रज़वाना साहिब, आपका पॉइंट आ गया। प्लीज अब दूसरे मेहमानों की तरफ। अगर आप मुझे टाइम नहीं देना चाह रही तो मैं ऑफलाइन हो जाऊंगी। ये कोई तरीका नहीं। आप उन्हें बात देखिए, तमाम मेहमानों को उनके देने का मौका दे आप। ठीक है बताइए। नहीं, हम सुनने के लिए नहीं यहाँ बैठे। स्टार्ट करें, मुझे भी इससे ज्यादा बोलना आता है ना। ठीक है रज़वाना साहिबा, बताइए क्या कहना चाहती है, बताइए। आपको मिल जाएगी, लेकिन आप कम से कम एक टीवी पर बैठकर थोड़ी सी तो शर्म करें ना कि अवाम के सामने आप बोल रही हैं। ये जो आटा चोरी चीनी चोरी की आप बात ही नहीं कर रही है ना, अपने जमीन के मुताबिक बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में कोई जायदाद पूरी कौम आपको सुन रही है मैडम, आपको पूरी कौम सुन रही है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचे कि आप किसकी सफाई दे रही हैं। सोचिए, शर्म आप सोचे चोर आपको क्या सफाई दे रही है। मिर्जा साहब को इस्तीफा देकर सामने आते। मिर्जा साहब, रज़वाना साहिबा का पॉइंट आने दें। इस मुल्क में हो चुके हैं, वो वोट लेने चले। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में गर्मा गर्मी बहुत बढ़ गई है। अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं छोटा सा ब्रेक हमारे साथ। रात भर वीडियो चलती है।
Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. Never forget our motto: unity, faith, and discipline. Quaid-e-Azam Tourist Lodge, Barsala, located at the banks of Jhelum River and built in the Hindu Dogra dynasty. It was known as the Dark Bungalow before Muhammad Ali Jinnah stayed here in July 1944. God has given us a grand opportunity to show our worth as the architects of a new state. Let it not be said that we did not prove equal to the task. वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में काफी बहस हो गई थी, गर्मा गर्मी बढ़ गई थी, वापस आ चुके हैं। राना जमील मन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। जिस तरह से आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जो कौम से खिताब किया है और इलेक्शन कमीशन को सवालात किए हैं, वो कह रहे हैं कि ये तौहीन के जुम्मे में आते हैं। इस हवाले से कानूनी राय भी हमें उससे भी आगाह कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि हर इदारे का अपना रोल है, हर इदारे की एक अपना दायरा कार है। जब भी कोई दूसरे आईनी इदारे में मुदाखलत करेगा, मैं समझता हूँ वो कंटेम्प्ट के जुमरे में आएगा, वो तौहीन के जुमरे में आएगा। और वजीर आजम साहब जो कल इसी इदारे पे बड़ा एतमाद का इजहार कर रहे थे, जब ये कह रहे थे, अभी दफ्तर के इलेक्शन का जिक्र हुआ है, अभी 20 पोलिंग स्टेशन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे जो गायब हो चुके थे जोन में, उनकी अभी बात हो रही थी। और इनके जो थे मिनिस्टर साहिबान वो कह रहे थे कि अभी ऐलान हो जाना चाहिए था। इनकी मर्जी के कानून नहीं चलेंगे, अब इनकी मर्जी नहीं चलेंगे, आइन के मुताबिक हमें चलना होगा। अगर हमने कौम को अच्छी हुकूमत देनी है, अच्छी अपोजिशन देनी है, हमें आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। अब जो मोहतरमा रिजवाना ने अभी थोड़ी देर पहले बार वीडियो की बात कर रही थी, हैदर गिलानी साहब की वीडियो में एक उस तरह के पैसे नहीं दिखाए गए जो KPK में दिखाए गए थे। मोहतरमा आपकी याददाश्त कमजोर, अब उसको देखिए, जब पिछला सेनेट का इलेक्शन हुआ था उस पर किस तरह घटिया आप लोग तकसीम कर रहे हैं, अपने MPs को दे रहे हैं, अपने दूसरे MPs को खरीद रहे थे, आप भी दे रहे थे। ठीक है रिजवाना साहब, अपनी बारी पे बोलिएगा प्लीज। मेरी बात में अगर बोलेंगी तो फिर मैं आपको बात नहीं कर। ठीक है, आप अपनी बात कीजिए। वो सारा स्पीकर हाउस का सारा सीन था, वो आपका स्पीकर हाउस था। और वो जो लूट मार की बात कर रहे हैं, आपकी PIT अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। आपका जितने स्कैंडल आ चुके हैं, आप उनका हिसाब नहीं दे रहे, आप चीनी का हिसाब नहीं दे सकते, आप
इसमें आटे का हिसाब नहीं दे सकते। जितने चोर आपके पाले हुए थे, जितने ATM थे, सबको आप नवाज रहे हैं, फिर आप वावेला करते हैं फला चोर है। नहीं तो फला चोर है, आप तो कुछ करके दिखाओ, आपने क्या किया ऐसा कौन के लिए? महंगाई जो 2 रुपए की चीज थी वो 6 रुपए पे चली गई है। अब तो गलियों में के लोग बददुआएं दे रहे हैं इस गवर्नमेंट को, इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए 2 लोग दे रहे हैं कि खुदा के लिए इस कौम को छुटकारा आए। आप बताएं तो सही, आपने पॉजिटिव क्या किया है? ठीक है, अब इस पे जवाब ले लेने दें। आप बताएं आपने क्या किया अभी तक? ठीक है, अब इस पे जवाब ले लेना। पहली बात तो ये कि आपने देखा कि जब KPK में ये पीपल्स पार्टी के एक वो रुबीना थी और एक और कोई थी, मुझे उसका नाम भी भूल गया, कि जिनको वोट पड़वाए गए थे, और जो वोट पड़वाए गए थे वो खरीदार जो थे वो कौन थे ये भी सबको पता है। और हमने ही पहले एक मिसाल कायम की थी कि खान साहब ने अपने 21 MPs को बगैर ये सोचे समझे कि हुकूमत रहे या ना रहे, और हमने निकाला था। दूसरी बात, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में खुद इन 2 पार्टियों ने मिलकर लिखा कि जो है वो बैलेट है वो ओपन बैलेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसके लिए बात की, इसी को रिफॉर्म्स कहते हैं ना, कि ये जो हर साल से इतने सालों से 70 सालों से 40 सालों से इन दोनों पार्टियों की हुकूमत थी, इन्होंने कभी रिफॉर्म्स लाने के बारे में सोचा ही नहीं। हमेशा पैसा चलाया गया, हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग की गई। इस दफा ये बात हुई चूंकि KPK में ये सब कुछ हो चुका था और हमने वो मिसाल कायम की कि हमने अपनी छुट्टी कराई, तो उसके बाद जब ओपन इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया ओपन बैलेट में, क्योंकि इनको सूट नहीं करता था। और जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए और उसके बाद ये बात बार की गई कि ऐसे जो है ओपन बैलेट होना चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए कि इस इदारे में भी जो ये करप्शन है, ये जो करोड़ों रुपए लगा के वोट खरीदे जाते हैं, इस चीज को ठीक किया जाए। तो इन्होंने जो है वो सीक्रेट बैलेट की इन्होंने सपोर्ट किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तो इलेक्शन कमीशन ने भी उसको मनोनान उस तरह से नहीं किया, इसलिए हमें इलेक्शन कमीशन पर इतराज था। क्योंकि जब ये कहा गया कि बैलेट पेपर पे बारकोड लगा दिया जाए कि फर्ज करें अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो कम से कम जिस पार्टी के हमें ये तो पता चले कि हमारे कौन से MNA MPs थे जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की और जो एक्स्ट्रा वोट जो नहीं पड़े तो वो पता चला जा सकता था। अब मुझे आप इसमें ये बताएं कि इसमें क्या गलत बात थी? ये तो वो एक शफाफियत की बात हमने की कि इसमें तो मेरा ख्याल है आने वाली जितनी भी पार्टियां होंगी, हम तो सियासत में एक बेहतरीन इक़दाम था कि बारकोड लग जाता, चाहे हमारे MNA चाहे इनके MNA जो भी बेईमानी करते तो वो सरेआम साथ आ जाता, सरेआम पकड़े जाते और पता चल जाता कौन किसके मुखालिफ है। जी मान साहब, ये बिकना और खरीदना कब तक जारी रहेगा? आज कल पहले आप लोग हुकूमतों में थे तब भी यही होता था, आज PTI हुकूमत में आ गई है तो उसके साथ ये हो रहा है, कल को फिर आप हुकूमत में आएंगे तो यही होगा। आखिर आप मिलके बैठ के रिफॉर्म्स की बात क्यों नहीं करते? इदारों को अपने पैरों पे खड़ा क्यों नहीं करते? ऐसे कोई इलेक्शन क्यों नहीं होते जिनकी शफाफियत पे हमें कोई सवाल ना उठाने पड़े? एक मिनट में और मुकम्मल कर दूं कि वो भी जो इलेक्शन KPK के जो इलेक्शन की बात आप करिए उसमें भी इनके 2 MPs को ठीक है रिजवाना साहब, अब थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाए तो इसका हल क्या है? ठीक है, ये की बातें भी बोलती हैं, अपनी बातें भी बोलती हैं। जी मन साहब, अब आप बताइए। जी मन साहब, आखिर इसका हल क्या है? आखिर इसका हल क्या है इल्जामात की सियासत का? देखिए ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रिफॉर्म पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी। 104 अमेंडमेंट्स हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। और मैं समझता हूँ कि जब ये हर चीज का, हर इलेक्शन का एक आइन ने तरीकाकार दिया हुआ है। इसमें सेनेट के इलेक्शन में आइन हमें कहता है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग होगी, इलेक्शन होगा। अगर आपको इस पे एतराज है तो आप अब सबसे पहले वो बिल लेके आए, वो पास करें, उस पर कानून बनाएं, फिर आप ओपन बैलेट के जरिए आप कर सकते हैं। आपको आइन के दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज सूट नहीं करती या आप समझते हैं कि वो बियॉन्ड द लॉ है या गलत बात है, तो असेंबली के जरिए आपके पास एक फोरम मौजूद है, उसके जरिए आप रिफॉर्म करें, उसके जरिए आप अमेंडमेंट्स करें, तो फिर जाके ये कानून बनेगा, फिर जाके आप ओपन के जरिए वो सब एक होगा। अब दूसरी बात, अब इनको ओपन जो सीक्रेट बैलेट की बड़ी तकलीफ हो गई है। जब संजरानी साहब के खिलाफ हमने
नो कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, जब संजरानी साहब के खिलाफ आया था तो सारी पार्टियां रो रही थी और पीटीआई ने कोई सवाल नहीं उठाया था। ठीक है मान साहब, हमें दूसरी तरफ भी आना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस वक्त ये बगले बजा रहे थे। ठीक है, ये बताइएगा मान साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में तब्दीली का इंदिया दे दिया। पंजाब में तो आपकी अक्सरियत नहीं है, नून लीग की अक्सरियत है, तो किस तरह से आप वहां पे तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे? देखिए हम एक पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये सारी मूवमेंट कर रहे हैं। इसमें ये चीजें जब हमारा मिशन एक है, हमारा एक मकसद है, उसके लिए हमें ये जरूरी नहीं कि हमारा वजीर आला आए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास 7 मेंबर्स हैं पंजाब में, लेकिन यहाँ पे अक्सरियत की पार्टी जो जिसके पीटीआई से भी ज्यादा वोट है वो नून लीग है। अगर नून लीग बल्ला खड़ा करती है, बिल्कुल हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मन साहब मरियम नवाज साहिबा पहले ही कह चुकी हैं कि हम विफाक में तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम पंजाब से इसको शुरू नहीं करना चाहते, हम विफाक। तो अब ये एकदम से आपके बयानिए में तब्दीली कैसे आ गई? देखिए ये स्ट्रेटजी चेंज होती रहती है। ये कायदीन ने सोचना है कि हमने पंजाब से शुरू करना है, हमने वफाक से शुरू करना है। जो हमारा फैसला होगा, इकट्ठे फैसला होगा, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम उसी जगह पे करार लाएंगे, वोट लो कॉन्फिडेंस मूवमेंट मूव करेंगे। तो ये तो कायदीन का फैसला है, ये चेंज होते रहते हैं, तरीकाकार चेंज होते रहते हैं। ठीक है रिजवाना साहिबा, ये बताइएगा कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं और अगर उनको उतने वोट नहीं पड़े जितने दरकार हैं, तो उसके बाद की फिर आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए जैसा कि आपने खुद देखा कि खान साहब ने खुद कहा, क्योंकि उनको ना तो इक़्तिदार का हवस है, ना उनको इसकी कोई लालच है कि उन्होंने अपने कोई फ्लैट्स बनाने या सरे महल खरीदने या और कुछ करना है। उन्होंने साफ कहा कि नहीं होगा इस्तेमाल तो मैं जाके अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, इसलिए हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक ऐसा शख्स जो कि सादिक और अमीन है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात की और खान साहब को हर बंदा ये जानता है, तो हमें इससे इंशाल्लाह वो इत्मीनान का वोट जरूर लेंगे। हम लोगों को इस हिसाब से बहुत कॉन्फिडेंस है। और जैसा कि उन्होंने खुद हर चीज क्लियर कर दी है कि अगर नहीं होगा तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे, लेकिन हम इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे कि ये जो भी है ठीक है, अगर आवाम देती है, अगर होता है तो ठीक है। ये तो आपने खुद उनकी तकरीर में खान साहब ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि जैसे भी होगा वो करेंगे। अभी ये बात कर रहे थे कि जी हम दोनों पार्टियों का, तो हालांकि मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये दोनों राइट एंड लेफ्ट की पार्टियां हैं, और मतलब अब जो है तो अब जो एक होने का जो मकसद है वो आपको भी पता है और आवाम भी जानते हैं। तो लेकिन फिर भी मुझे बड़ी हैरत होती है कि जो अब इनके मफादात जो है जब मुश्तरक हो गए हैं, तो अब ये आके सारे जो ये एक बन के बैठ गए। अब ये देखें कि ये कब तक चलता है, वरना ये वही पंजाब में तहरीके अदम एतमाद की बातें की जा रही है, उसके हवाले से भी हमें अपना पॉइंट बता दीजिए। पंजाब के अंदर कहा जा रहा है कि तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी। क्या कह रहे वो जो बिलावल साहब ने कहा? जी। अच्छा, तो मैं बस इनसे ये सवाल करूंगी कि 5 दफा इनकी हुकूमत सिंध में आई और अभी 12 साल से है, तो ये बड़े अफसोस से कहूंगी कि ये तो ना लड़काना ठीक कर सके, ना कराची, ना कुछ और ठीक कर सके, तो पंजाब कैसे ठीक करेंगे? वहाँ तो उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो मतलब आप देखें ना, कराची के तो जिम्मेदार यही है, ये कराची कौन करते हैं? 5 दफा। ठीक है मान साहब, मैं आपसे इसका जवाब लेती हूँ। नहीं, अब इनको चुप कराए मेरी बात। लड़काना जो इनका 22 शहर है, वहाँ के हालात देखे कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं होती है। 90 वहाँ पे तालपुर साहिबा ने जो है वो सारे फंड को खा गई। तो इतने बुरे हालात है कि हालत देखे कि आज भी वहाँ पे थर में बच्चे मर रहे हैं। ठीक है रिजवाना साहिबा, आप इसका जवाब ले लेने दें। ठीक है तो देखे ना। ठीक है रिजवाना साहिबा, प्रोग्राम का वक्त में मुझे इसका जवाब अब लेने दें। जी मान साहब बताइएगा। जी पहली बात तो ये है कि मोहतरमा ने जो राइट लेफ्ट की बात की है, ये हमारी फिक्र छोड़ रहे हैं। हम तो लेफ्ट की पार्टी है, दूसरे राइट की पार्टी है, ये तो कोई भी पार्टी नहीं है। ये तो किसी और के अम्ब्रेले के नीचे बच्चे चूजे पैदा हुए हैं। मेरी बात सुन ले मोहतरमा, मेरी बात सुन ले। मैं बोला नहीं आपकी बात पे। आपको बहुत शौक है तो या तो फिर आप ही प्रोग्राम कर रहे हैं अकेले, ना तो किसी के। जी मान साहब बताइए। रिजवाना साहिबा, मान साहब
में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, अब मान साहब को अपना पॉइंट क्लियर कर लेने। ओके ओके ठीक है। तो ये इनको फिक्र नहीं होना चाहिए कि हम राइट के हैं या लेफ्ट के हैं, हमारा अलायंस है और जिसके साथ भी है हम इकट्ठे फैसला करेंगे। और बाकी रहेगी पंजाब या फिर की लाड़काना की बात, भाई कराची की बात आप कर रहे हैं, कराची में कराची की बर्बादी के जो जिम्मेदार है वो तो आपके साथ बैठे हुए हैं, जो हर गवर्नमेंट में हिस्सादार होते हैं, जो एमकेएम पार्टी, जो बदमाश पार्टी है, तो वो तो जिम्मेदार वो है। तो जिसको ये कहते थे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कातिल है, तो वो तो इनके साथ बैठे हुए हैं। ये क्या किस मुंह से बात कर रहे हैं कराची की? ये कराची का अगर इनको दर्द है तो आज तक मुझे बताया कि ठीक है, लेकिन मान साहब आप भी तो एमकेएम को ऑफर दे रहे, लेकिन मान साहब आपने भी तो एमकेएम को ऑफर दी थी कि हमारे साथ आके मिल जाए, पीडीएम में शामिल हो जाए। देखिए हमने तो इस नाअहल हुकूमत से जान छुड़वानी है कौम की, तो हमने तो आने को कहना है। लेकिन ये बताएं कि 3 साल में इन्होंने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट लेके आए हैं कराची के लिए, कौन सी? ठीक है मान साहब, इतना बता दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सादिक संजरानी को फिर से चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया गया, आपकी जानिब से यूसुफ रजा गिलानी ही को नामजद किया जाएगा या अभी ये बात जेर गौर है कि किसका नाम सामने आएगा? देखिए अभी हमने कंफर्म नहीं किया। जो भी हमारे अलायंस जो जिनके साथ है वो फैसला इकट्ठे बैठ के करेंगे। अब इन्होंने तो संजरानी का नाम फौरन से ले लिया, इनको पता है कि इनके साथ क्या होना है, ये नहीं जीत सकते क्योंकि हमारी वहाँ पे 53 मेंबर्स हैं जो मेजोरिटी है, इनके पास मेंबर्स नहीं है, इसके लिए ये संजरानी साहब को ही आगे कर रहे हैं कि चले जी हम यही कहेंगे संजरानी साहब आ रहे हैं, ये इमरान खान साहब हारेंगे। तो आपकी तरफ से किसका नाम सामने आएगा? देखिए हमारी तरफ से बहुत सारे हमारे जितने भी सेनेटर्स हैं जो क़यादत फैसला जिसके बारे में करेगी वही आएगा इंशाल्लाह। तो अभी सैयद यूसुफ रजा गिलानी का नाम नहीं है चेयरमैन सेनेट के लिए? क्यों नहीं है? वो हमारे सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान के वजीर आज़म रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वही चेयरमैन सेनेट आएंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि जो हमारा अलायंस जो है, पीडीएम जो है, वो फैसला करेगी इंशाल्लाह वही हमारा सेनेट का चेयरमैन। ठीक है रिजवाना साहब, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया, बस आखिर में आपसे इतना ये पूछना चाहूंगी कि वजीर आजम कल कितने वोट हासिल कर लेंगे एतमाद के लिए? जी इंशाल्लाह वो एतमाद का वोट जरूर हासिल करेंगे, बिल्कुल हासिल करेंगे। और ये बात कि ये जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि जी कराची 2.5 साल हो गए हमारी हुकूमत को, तो मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि मुझे ये बताएं कि जो 35-40 साल से हैं वो जिम्मेदार है या हम 2.5 साल से आए तो हमसे कराची सिंध के हालात को जो है वो उसके लिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मतलब अब ये आप खुद ही सोच लें, मैं आपके ऊपर इसका ठीक है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ठीक है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रिजवाना वज़ीर साहिबा रहनुमा पीटीआई, राना जमील मंज रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मिर्जा जावेद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल करेंगे, ऑपोजिशन ने बाइकआउट का फैसला कर लिया है। कल के बाद क्या डेवलपमेंट होगी अब ये देखना बाकी है। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।